तो चलिए शुरू करते हैं यात्रियों की नज़रिए क्लास 12th का चैप्टर नंबर ये 5 है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। यात्रियों के नज़रिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि लोग यात्रा क्यों करते हैं। लोग यात्रा क्यों करते हैं? यात्रा करने के पीछे तो मजबूरी होती है, कई बारी जानबूझ के। तो कुछ लोग सुरक्षा के डर से करते हैं, मतलब कि सुरक्षा के लिए करते हैं, कोई दुनिया को खोजने के लिए करता है, कुछ को ज़िंदगी में नया करना होता है, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को यश चाहिए, यश मतलब प्रसिद्धि चाहिए, किसी को कुछ करना है, यानी इसीलिए लोग यात्रा करते हैं। तो यात्रा दो प्रकार से होता है, एक तो डर के मारे, भय के मारे, और तीसरा बंदा मतलब आपको सुरक्षा के लिए चाहिए, आपको दुनिया को जानना है, एक्सप्लोर करना है दुनिया को, तो आप यात्रा करते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है सबसे पहले अल-बिरूनी के बारे में। किसके बारे में? अल-बिरूनी जो है उज्बेकिस्तान से आता है। कहाँ से आता है? उज्बेकिस्तान से। इसका आने का कोई मन नहीं था। जब जो सुल्तान महमूद था, जब इसका अटैक हुआ तो पहले क्या होता था, एक राजा होता था, सपोज करो ये राजा है, क्या है? राजा है। किसी साम्राज्य पे इसने अटैक किया तो वहाँ के लोगों को, जो सामान्य जन होते थे, जो सामान्य जनता होती थी, उसको मार देते थे। ये लोग क्या करते थे? राजा को मार देते थे, और वहाँ के जो लोग होते थे, नागरिक होते थे, आम जनता, उसको भी मार देते थे ये लोग, आर्मी को मार देते थे। उसके बाद वहाँ की धन संपत्ति सब लूटते थे। लेकिन जो दरबार के जो लोग रहते थे ना, जैसे बहुत कोई इतिहासकार है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई म्यूजिशियन है, कोई पेंटर है, इन सबको मारते नहीं थे। फिर क्या करते थे? इनको अपने दरबार में लेकर आ जाते हैं। जो ख्वाजा रीम जो जगह है, वहाँ से क्या किया, जो अपना अल-बिरूनी था, इसको किसने पकड़ लिया? सुल्तान महमूद ने इसको पकड़ लिया। बोला क्या करता है भाई? बोला मैं इतिहासकार हूँ, हर चीज़ हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ, ठीक है। इसको पकड़ लिया, चल हमारे लिए अब तू लिखियो। तो बेचारा एक समझ लिए गुलाम बन गया था। अल-बिरूनी क्या बन चुका था? गुलाम। लेकिन कहते हैं ना, पढ़े लिखों की हर जगह इज्जत होती है। तो अल-बिरूनी जो था ना, ये बहुत पढ़ा लिखा विद्वान था, ठीक है। जो हाँ, इसका जो जन्म है उज्बेकिस्तान में हुआ। कहाँ पर हुआ? उज्बेकिस्तान में, ठीक है। 973 में भारत मतलब आता है, ठीक है। ख्वाजा रीम जो था उस समय, ख्वाजा रीम एक जगह का नाम है, वो क्या था? शिक्षा का केंद्र था, यानी एजुकेशन सेंटर था। क्या था? एजुकेशन सेंटर था, और उसको एजुकेशन बढ़िया मिला हुआ था। ये कई भाषाओं को जानता था। ये क्या था? कई भाषाओं को जानता था, ठीक है। इसमें सीरियाई भाषा थी, फारसी थी, ठीक है। उसके बाद हिब्रू थी, संस्कृत थी, इन सब भाषाओं को जानता था। लेकिन यूनानी भाषा नहीं जानता था। लेकिन इसने रूसो और प्लेटो को पढ़ रखा था। रूसो और प्लेटो क्या है? रूसो और प्लेटो ना राजनीतिक विज्ञान के पापा हैं। क्या है? राजनीतिक विज्ञान के पापा हैं। मतलब कि अगर राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, क्लास 12th वाली नहीं कह रहा हूँ, जो आप 11th की पढ़ोगे, जिसमें दूसरा बुक है राजनीतिक विज्ञान और सिद्धांत, अगर उसमें पढ़ा, अगर इन बंदों का नाम नहीं आया ना, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बेकार है। ये बहुत बड़े महान क्या थे? राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने बहुत सारे विचार दिए, समानता का, सामाजिक का, अधिकार क्या होगा, न्याय क्या होगा, इस प्रकार पे बातें करी। तो इनका जो सिद्धांत था, किसने पढ़ रखा था? अल-बिरूनी ने पढ़ रखा था। लेकिन ये सारे यूनानी थे। क्या थे? यूनानी, मतलब कि ग्रीस के थे। कहाँ के थे ये लोग? ग्रीस के थे। लेकिन यूनानी भाषा किसको नहीं आती थी भाई? अल-बिरूनी साहब को नहीं आती थी। लेकिन इन्होंने पढ़ा कैसे? तो इन्होंने अनुवाद, समझते ना, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसकी जो बुक थी ना, वो अरबी में ट्रांसलेट थी। क्या थी? अरबी में ट्रांसलेट थी। और अरबी किसको आती थी? अल-बिरूनी को आती थी। उसी के माध्यम से ये पढ़ रखा था, ठीक है। इसके अरबी अनुवाद इसने प्लेटो और रूसो का किसने पढ़ रखा है? अल-बिरूनी ने पढ़ रखा था, ठीक है। जब महमूद अटैक करता है ख्वाजा रीम पे, तो बहुत सारे विद्वानों को अपने साथ लेकर आता है। उसमें से एक विद्वान कौन था? अल-बिरूनी था, ठीक है। ये पंजाब की जो पंजाब था, वो किसके साम्राज्य में आ गया था? सुल्तान महमूद के साम्राज्य में आ गया था। जो अपने पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब, और जो अपना थोड़ा बहुत पाकिस्तान है, अब थोड़ा सा ही बचा है पाकिस्तान, है ना। जो असली पाकिस्तान था तो पंजाब में पाकिस्तान में चला गया, ठीक है, बंटवारे के बाद, है ना। तो ये जो महमूद गजनी कह रहा हूँ, जो सुल्तान महमूद था, ये गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था, ठीक है। जो गजनवी साम्राज्य था, उसमें महमूद सुल्तान जो था बहुत बड़ा प्लेयर था, ठीक है। इसमें क्या था, जो पंजाब था वो महमूद सुल्तान के आ गया था, फिर गजनवी का हिस्सा बन चुका था, ठीक है। तो अल-बिरूनी जो था ना, बहुत समझदार था। ये बात पहले पता चल चुकी है, ठीक है। वो खगोल जानता था। खगोल का मतलब तारों के बारे में जानता था, ग्रह के बारे में जानता था, सूर्य के बारे में जानता था। इस सबकी इसकी नॉलेज थी, ठीक है। जो बोलते हैं ना, आज सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, इस सब के बारे में जहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है, बोलते हैं ना, तेरा बेटा शनि भारी चल रहा है, इसका मतलब वो खगोल जानता है, खगोल विज्ञान को जानता है। चिकित्सा को जानता है, मतलब हेल्थ से जानता था। कोविड का टीका कैसे बनेगा, है ना, मतलब जो भी उस समय की जो दवाइयाँ वगैरह थी, ये कौन जानता था? अल-बिरूनी भाई साहब जानता था। गणित जानता था, मैथ, जिससे हम लोग सब डरते हैं, उस जमाने में ये बहुत अच्छे से मैथ जानता था, एक झटके में मैथ कर देता था। विद्वानों के साथ समय बिताया इसने। अब कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, वैसे आपकी बुद्धि और आपका विचार होगा। तो ये जो अल-बिरूनी था,
वो छपरी टाइप के लोगों के साथ नहीं रहता था। ये किसके साथ रहता था? विद्वान के लोग, विद्वान बोले तो बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ रहता था। तो ये लोग धर्म के बारे में इसको जानकारी मिली, संस्कृत के बारे में, और दर्शन, दर्शन मतलब किसी चीज़ के सोचने का नज़रिया कैसा है। देखिए, एक होता है पश्चिमी दर्शन, क्या होता है, एक होता है पूर्वी दर्शन। पूर्वी मतलब पूरब के जो पूर्वी गोलार्ध के लोग हैं वो क्या सोचते हैं दुनिया को लेकर, जो पश्चिमी गोलार्ध के लोग हैं वो क्या दुनिया को लेकर सोचते हैं, इसी को बोलते हैं पूर्वी दर्शन और पश्चिमी दर्शन। जो हमारी जो पूर्वी दर्शन है वो अध्यात्म है, अध्यात्म में मतलब ईश्वर में थोड़ा ज़्यादा विश्वास है। जो पश्चिमी है वो थोड़ा कम विश्वास करते हैं, तर्कवाद पे ज़्यादा है, हम लोग थोड़ा से मनोवैज्ञानिक होते हैं, मन पे थोड़ा संवेदनशील होते हैं, इस प्रकार की हमारी पूर्वी दर्शन है। तो इसने दर्शन का लिया, भारतीय दर्शन किसी चीज़ को कैसे कहती है। फिर इसने अपनी किताब लिखी, किताब उल हिंद, क्या लिखा, किताब उल हिंद या किताब अल हिंद, दोनों लिखा हुआ आता है। अल हिंद पढ़ना है आपको, किताब अल हिंद। इसने बुक लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, इसने अरबी भाषा में लिखी। कैसी भाषा में? अरबी। सरल और स्पष्ट भाषा थी, बिल्कुल गाइड की वाली भाषा लिखी है ना, टू द पॉइंट इसने बात लिखी। सरल और स्पष्ट भाषा में कौन सी बुक लिखी, इसने आपका किताब अल हिंद लिखा। ठीक है, फिर आता है इसमें जानकारी। इसकी किताब से हमें क्या मिलता है, इसकी किताब ना समझ लीजिए ना गाइड था। क्या था? गाइड। उसमें हमें धर्म के बारे में मिलता है, दर्शन के बारे में, दर्शन मतलब पूरी दुनिया को आप किस नज़र से देखते हैं और आपका सोच क्या है, उसको हम दर्शन बोलते हैं। त्योहारों के बारे में, खगोल विज्ञान, जो ग्रह है, आपका नक्षत्र है, ठीक है, इस सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। रीति रिवाज, लोगों की रीति रिवाज कैसी है, वहाँ के प्रथा कैसी है, सिस्टम कैसे चली आ रही है, सामाजिक जीवन कैसा है लोगों का, भार तौल मतलब नापने के क्या प्रणाली, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, इस सब की जानकारी वहाँ मिलती है। मापन, ठीक है, विधि मतलब कानून, मूर्ति कला, है ना, इन सब की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, विज्ञान के भी थोड़े बहुत जानकारी मिलता है। विज्ञान को यहाँ पे कीमिया बोला गया, क्या बोला गया है, कीमिया मीन्स केमिस्ट्री की भी हमें जानकारी मिलती है। तो इसकी बुक क्या था, एक किताब नाम की पूरी गाइड था, किसकी, अल बिरूनी की किताब। इसका क्या नाम था भाई, किताब अल हिंद नाम था। ठीक है, इसने 80 चैप्टर बांटे। इसकी पूरे चैप्टर मतलब जो किताब थी उसमें कितने चैप्टर हैं, तो पूरे 80 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। तो विशिष्ट शैली का इसने प्रयोग किया, इसका लिखने का जो स्टाइल था ना बिल्कुल अलग था। क्या अलग था भाई, तो इसने पहला था कि जो इसने पहले सबसे ऊपर एक प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? प्रश्न। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, ऑफलाइन में कि हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, बच्चे बताते हैं, ठीक है, इससे अच्छा क्लास हो पाता है। ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में इतना स्कोप नहीं होता। तो लेकिन जब इसने बुक लिखा तो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, कि संस्कृति, मान लो संस्कृति पे इसने बुक लिख रहा है, ठीक है, या धर्म पे, तो लिखेगा धर्म क्या है, तो पूरी दुनिया के जितने धर्म है ना उसके बारे में ये बताएगा, ये धर्म में ये होता है, इस धर्म में ये होता है, सबके धर्म के बताएगा। फिर बताएगा कि इसकी तुलना करेगा, इसकी तुलना करेगा कि कौन सा धर्म अच्छा है, किस धर्म, कौन सी चीज़ कहाँ पर अच्छा है, कौन सा चीज़ कहाँ पर बुरा है। कौन करता था? ये अल बिरूनी करता था। कौन सी किताब में? किताब अल हिंद में करता था। तो ये तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाता था कौन? अल बिरूनी अपना। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन आता है अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी? किताब अल हिंद लिखी। ठीक है, कौन सी भाषा में? तो अरबी भाषा में। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्या क्या मिलता है, कितने चैप्टर में बटे हुए थे इसके बुक, तो 80 चैप्टर में बटे हुए थे। कितने चीज़ों की जानकारी मिलती है, तुम्हें जो समझ में आता है ना, अच्छी अच्छी बातें सब लिख दो इसके अंदर। ठीक है, और कैसी कौन सी शैली का प्रयोग किया, तो इसने सबसे पहले एक प्रश्न पूछता था, संस्कृतियों का वर्णन करता था, अलग अलग जो संस्कृति है उसकी पढ़ता बताता था कि ये संस्कृति में ऐसा होता है, हिंदू में ऐसा होता है, इस्लाम में ऐसा होता है, फारसी में ऐसे होता है। ठीक है, फिर उसकी तुलना करता था। और इसकी जो शैली है ये मैथ से प्रभावित थी, क्योंकि ये मैथ का टीचर भी था, मतलब मैथ का विद्वान भी था। समझा गया? अब हम देखते हैं इब्न बतूता के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता इसने एक बुक लिखा, रिहला। क्या लिखा? रिहला, जो कि अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में भाई? ये अरबी भाषा में इसने लिखा। जो अल बिरूनी था उसने भी अपनी पुस्तक इसमें लिखी थी, अरबी में लिखी हुई थी, मिलाने को आता है। ठीक है, तो इब्न बतूता है मोरक्को से आता है। कहाँ से आता है? मोरक्को से। जो मोरक्को एक देश है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में। कहाँ पर है? उत्तरी हिस्सा में, जिसका जो सीमा है वो किससे लगता है? आपका भूमध्य सागर से लगता है। ठीक है, तो आरंभिक विश्व यात्री था। क्या था? विश्व यात्री। आप यूट्यूब पे देखोगे कि नोमाद करके है, जो कि पूरी दुनिया घूमता है, अफ्रीका भी जाता है, आपका रसिया भी जाता है, हर जगह जाता है और वीडियो बना के डालता है। वैसे ही बेचारा ये भी इब्न बतूता क्या था, उसके पास यूट्यूब तो उस समय था नहीं कि मैं बताऊंगा मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो बेचारा लिखता था। क्या करता था? लिखता था। और कब की बात है ये? 14वीं सदी की, यानी 14वीं सदी में ये बेचारा पूरी दुनिया को घूमने के लिए निकला था। इसका जन्म कहाँ पर हुआ? मोरक्को के अंदर। एक शिक्षित परिवार में हुआ, एजुकेशन फुल मिली थी, पैसे की कमी नहीं थी, ठीक ठाक से घर से था। ठीक है, ये तेंजियर परिवार में था। क्या था? तेंजियर परिवार। जो तेंजियर परिवार था ये क्या था? इस्लाम का, यानी मुसलमानों की जानकार था। यानी कुरान में क्या लिखा है, हदीस में क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है कि जाके किससे पूछ लो? तेंजियर परिवार से पूछ लो, ये लोग बता देते थे। यानी इस्लाम के ये लोग जानकार
थे, इतने मतलब बहुत रिस्पेक्टेड एक फैमिली थी इनके पास। फिर आता है इसने शिक्षा जब बहुत कम उम्र में था तो इसने साहित्य और शास्त्र का अध्ययन कर लिया। शास्त्र का मतलब था किसी भी चीज़ के विद्वान जो होते हैं, सब क्या शास्त्र को हम कैसे समझाऊं, कि किसी भी जो किताब होता है ना, किसी भी धर्म के बारे में जो विस्तृत चर्चा मिलता है वो शास्त्रों के अंदर मिलता है। कहते हैं शास्त्र में लिखा है। भागवत गीता क्या है, एक शास्त्र है, ठीक है। उसमें इस मतलब भागवत गीता तो नहीं पढ़ा था, लेकिन उस टाइप की जो चीज़ें थी, कुरान था, हदीस था, इसने पढ़ रखा था, साहित्य पढ़ रखा था। देखिए साहित्य क्या होता है, कहानी क्या होता है, बहुत अंतर है, ठीक है। बोलते हैं ना साहित्य पढ़ रहा हूँ, देखिए एक होता है कहानी, क्या होता है कहानी, दूसरा होता है साहित्य। जो कहानी होता है ना, एक चीज़ पे फोकस होता है, एक चीज़ पर होता है, ठीक है। जो साहित्य होता है पूरा होता है, क्या होता है पूरा, समझ रहे। जैसे मान लो कि टीचर के बारे में कहानी है, किसके बारे में, टीचर के बारे में कहानी है, तो कहानी केवल टीचर के बारे में होगी। लेकिन जो वही साहित्य जब बनेगा तो टीचर जो है ना, और वो कौन से स्कूल में पढ़ाता है, कौन से कपड़ा पहनता है, क्या करता है, ठीक है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, सबके बारे में साहित्य में हमें जानकारी मिलती है। तो इसने बहुत सारे साहित्यों का अध्ययन कर रखा था, संस्कृतियों का अध्ययन कर रखा था, इसे व्यवहारिक ज्ञान में विश्वास रखता था। ये कहता था भाई बुक की नॉलेज है ना, काम की नहीं है, बुक की नॉलेज काम की नहीं है। तो क्या करता था, तो जाके घूम कर देखता था ये सच में है या फिर नहीं है। जैसे मान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता है, आपने कहाँ पढ़ा है, किताब में पढ़ा है, यूट्यूब पर पढ़ा है। तो ये बंदा ऐसा था ना कि कहता था कि जो पहला चैप्टर है ना, ईंट बनके और अस्थियां, भाई मुझे उसमें ना विश्वास नहीं है, मैं जाके देखूंगा सिंधु घाटी सभ्यता में सच में था या नहीं था। ये कौन कहता था, इब्न बतूता इस बात को कहता था कि मुझे व्यवहारिक ज्ञान में ज़्यादा भरोसा है, ना कि किताबों में मुझे कम विश्वास है। ये किताब को कम मानता था और जाकर देखने को ज़्यादा वरीयता देता था। इसे यात्रा बहुत पसंद था, इसको यात्रा करना बहुत पसंद था, ठीक है। ये लोगों के बारे में जानना चाहता था, देश के बारे में जानना चाहता था, संस्कृतियों के बारे में जानना चाहता था कि दो देश में, पूरी दुनिया के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो इस प्रकार का बंदा था, ठीक है। ये भारत आने से पहले, ये सबसे पहले गया मक्का। ये मुसलमान था, क्या था, मुसलमान था। ये कहाँ गया, मक्का। मक्का किस लिए जाते हैं कि इस्लाम धर्म का जो स्थापना हुई कहाँ पर हुई, आपका मक्का में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे इनका जो पवित्र स्थल है, काबा है, वहाँ पे इसने दर्शन किए, ठीक है। इसने अपना नमाज वमाज जो भी यहाँ का क्रियाक्रम होता है वो इसने किया। और उसके बाद कहा कि अब दुनिया घूमेंगे, क्योंकि पता नहीं कहीं हम जिएंगे मरेंगे, मक्का वापस आएंगे नहीं आ पाएंगे, तो सोचा एक बार दर्शन क्यों ना कर लिया जाए। तो कहाँ चला जाता है ये, सबसे पहले मक्का जाता है, सीरिया जाता है, फारस जाता है, यमन, ओमान, बहुत सारे देशों की यात्रा करता है। फारस का मतलब यहाँ पे ईरान है, क्या है, ईरान है। फारस का मतलब यहाँ पे ईरान देश से है। तो ये यात्रा बढ़िया करता है। भारत आने से पहले सबसे पहले मक्का जाता है ताकि दर्शन कर ले, अल्लाह से मिल ले, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो भी है, मतलब जो दर्शन करते हैं, ठीक है। फिर ये 1333 में सिंध पहुँचता है। सिंध बोले तो आपका पंजाब की तरफ पहुँचता है, यानी पाकिस्तान की साइड में ये पहुँच जाता है। स्थल मार्ग से आता है, मतलब बाय रोड आता है, बाय रोड। उस समय तो एयरपोर्ट था ही नहीं कि भाई फ्लाइट से आ जाएगा, ठीक है। तो बाय रोड आता है, बहुत दिन बाद पहुँचता है। उस समय दिल्ली सल्तनत था, क्या था, दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत समझ नहीं पाते बच्चे, में समझाता हूँ क्या है। देखो, आपने मुगलों के बारे में नाम सुना होगा, अकबर का नाम सुना होगा, बाबर का नाम सुना होगा, जहांगीर का नाम सुना होगा, आपका औरंगजेब का नाम सुना होगा, बहादुर शाह जफर का नाम सुना होगा, फर्रुखसियर का नाम सुना होगा, ठीक है, जहांदार का नाम सुना होगा। ये क्या थे, मुगल दरबार के थे, यानी मुगल डायनेस्टी के, मुगल वंश के थे। वैसे ही दिल्ली सल्तनत था, एक टाइम पीरियड था, यानी 1206 से लेकर 1526 का जो काल है ना, लगभग 300 सालों का जो काल है, इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत। क्या बोलते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत। यानी 1226 से लेके 1206 से लेके जो 1526 तक के जो चला वो क्या था, दिल्ली सल्तनत था। उसी टाइम में आया। अब 1333 इनके बीच में ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस समय जब ये भारत में एंट्री मारा तो उस समय कोई ना कोई था, तो बोले कौन सा वंश चल रहा था, मतलब कौन सा राज्य चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत उस समय भारत में चल रहा था। उस कोई ना कोई वंश होगा, तो आपका तुगलक वंश यहाँ पे राज कर रहा था। तुगलक वंश में कौन सा बंदा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आते ही सुल्तान, जब ये आया, जब इंडिया में एंट्री मारा, तो इसने सुल्तान के बारे में सोच रखा था, है ना। ये रोजगार के तलाश में आया था, सोचा यार रोजगार मिल जाएगा इंडिया में। बहुत हम लोग सोचते हैं ना, अमेरिका में जाएंगे लाइफ सेट है, ठीक है। तो ये लोग भी पुराने जमाने में सोचते थे कि भारत में जाएंगे लाइफ सेट है। काफ़ी विद्वान था, पढ़ा लिखा था, इस्लाम का पूरा जानकार था ये, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के पास आया, बोला कि मैं सब चीज़ जानता हूँ। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ, बोला कि तू बंदा बहुत काम का है। तो इसको काजी बना दिया। क्या बना दिया, काजी। काजी का मतलब होता है कि न्यायाधीश बना दिया, यानी न्याय करने वाला बना दिया। क्योंकि उस समय शरीयत चलती थी इंडिया में, मतलब कि इस्लामिक कानून चलता था, क्योंकि जो राजा था वो कैसा था, इस्लामिक था। तो इसको इस्लाम की जानकारी थी, तो इसको क्या बना दिया भाई, काजी बना दिया। जब ये काजी बन गया
तो काफ़ी दिन तक रहा, लेकिन सुल्तान के बीच में यानी मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में और इसके बीच में ना कुछ गलत फहमियाँ आ गई। मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि यार ये बंदा चोर है। क्या है? बंदा चोर है, ये मेरे काम का नहीं है। फिर आप तो जानते हैं कि राजा तो राजा होता है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक था, बोला कि ससुरे को क्या करो, बंदी बनाओ। ठीक है, इसको बंदी बना दिया, जेल में डाल दिया। लेकिन सुल्तान और इसके बीच में जो गलत फहमियाँ थी वो ख़त्म हो गई और फिर से इसको काजी बना दिया गया। जब काजी बनाया गया तो कुछ समय तक काम किया, फिर सुल्तान ने बोला तुझे जाना है मंगोल। कहाँ जाना है? मंगोल बोले तो मंगोलिया जाना है मेरा दूत बनकर, कि राजा के बिहाफ पर तू आया, जो बोलेगा राजा बोल रहा है। इसकी ऐसी बात होती है। ठीक है, दूत का मतलब होता है, अगर मैं मान लो कि अपने किसी चेले को भेजता हूँ तो इसका मतलब होता है कि जो वो बोल रहा है उसका मतलब डिक्टो क्या है, मैं हूँ। तो इसको दूत बना के मंगोलिया भेजा जाना था। लेकिन मंगोलिया जाने से पहले ये मालाबार गया। कहाँ गया? मालाबार गया। देखिए भारत जो है ना, बड़ा मस्त भारत है। हम भारत का नीचे वाला हिस्सा बनाते हैं, ये भारत का नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, इसको जो पश्चिमी घाट है ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं मालाबार। क्या बोलते हैं? मालाबार, यानी पश्चिमी घाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। दूसरा है कोरोमंडल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट या मालाबार तट बोलते हैं। इसमें भी 3-4 टुकड़े हैं, वो बाद में कभी जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मालाबार गया। ठीक है, लक्षद्वीप गया, वहाँ 18 महीने तक फिर से काजी के पद पर रहा। फिर ये मालाबार आता है, श्रीलंका जाता है। ठीक है, उससे पहले जब चीन जाने वाला होता है तो ये बंगाल और असम का भी यात्रा करता है। फिर सुमात्रा से, सुमात्रा बोले तो इंडोनेशिया से ये क्या लेता है, मतलब पानी की जहाज लेता है और चीन पहुंच जाता है। ये बीजिंग में है, जो चाइना की राजधानी है, वहां तक गया। ठीक है, और उसके बाद ये 1347 में निश्चय करता है, 1347 में निश्चय करता है कि तेरा भाई अब घर जाएगा, तेरा भाई घर जाएगा। लगभग ये 30 सालों तक बाहर रहा, 30 सालों तक बाहर रहा। ठीक है, अब ये सोचता है यार बहुत घूम लिया दुनिया यार, अब तो घर जाना पड़ेगा ना, बुजुर्ग भी हो गया था, तो ये घर जाने का निश्चय किया। जो इसकी वृत्तांत है, यानी जिसने जो लिखा, उसकी तुलना मार्को पोलो से की जाती है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप देखना रेड और ग्रीन कलर की दिल्ली में बस चलती है, उसके पीछे लिखा होता है मार्को पोलो। कभी ध्यान से देखना, कई बार मार्को लिखा हुआ, कई बार पोलो, कई बार दोनों मिला के लिखा होता है। ठीक है, कभी ध्यान से देखना पीछे लिखा होता है। ये इटली का यात्री था जो विश्व के अंदर यात्रा किया। ठीक है, आपने रेशम का सुना है? ये रेशम की खोज किस देश में हुई थी? चाइना में हुई थी। ठीक है, और चाइना वालों ने पूरी दुनिया से इसे छिपा कर रखा था। ये जो मार्को पोलो था ना, इसने जाके दुनिया वालों को बताया कि रेशम बनता कैसे है, चाइना वालों ने जैसे छिपा के रखा है। तो मार्को पोलो ने भी मार्को जो पोलो था, इसने भी बहुत सारे देशों की यात्रा कर रखी थी। ठीक है, यात्रा उस समय कठिन था, यात्रा कठिन था। जाने के लिए केवल पैदल मार्ग होता था, तो कई बार बीच में आपके डाकू मिलते थे, गुंडे मिलते थे, ठग मिलते थे, है ना, और लोगों को मार के छीन लेते थे। पहले जैसा नहीं था पुलिस रिपोर्ट कराया और पुलिस तुम्हारे पीछे, या फिर आपको चेक पोस्ट मिल रहा है, ऐसा नहीं था, जंगल से यात्रा करना होता था। तो इसको कई बार ये क्या करता था, ग्रुप में यात्रा करता था, लेकिन कई बार तब भी उस पर भी अटैक हो जाता था। कई बार इसके काफिले पर अटैक हुआ, बेचारा ये गलती से बचता गया। ठीक है, उसके बाद वापस घर चला जाता। तो ये लिखता है कि दिल्ली से अगर मुल्तान जाना है, मुल्तान मतलब आपका जो आप दिल्ली में रहते हैं ना, मुल्तानी डांडा है। ठीक है, एक तो मुल्तानी डांडा का नाम कैसे पड़ा दिल्ली का मुल्तानी डांडा, कि मुल्तान से आए हुए लोग यहाँ बसे तो उन्होंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, ये कहता है कि दिल्ली से अगर मुल्तान जाना है तो 40 दिन लगेगा। दिल्ली से अगर सिंध जाना है, सिंध मतलब पंजाब, सिंध, तो आपको जाना है यहाँ पे 50 दिन लगेगा। अगर दिल्ली से ग्वालियर जाना है कि मध्य प्रदेश में, तो आपको 10 दिन लगेगा। इतना लंबा सफर होता था। ठीक है, उसके बाद ये जिज्ञासाओं का उपभोग करता है, मतलब कि मुझे क्या क्या दुनिया के अंदर देखना है। ठीक है, फिर क्या कहता है, ये हटीला यात्री था, मतलब कुछ भी हो जाए तेरा भाई तो करेगा, तेरा भाई यात्रा करेगा, इस टाइप का था। हार नहीं मानेगा, है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन था ये इब्न बतूता था। इनकी बुक का नाम क्या है? रिहला था। कौन से भाषा में था? अरबी में था। ये एशिया और पूर्वी अफ्रीका का भी यात्रा करता है। जब अपने यहाँ पहुंचा तो इसकी ये जो यात्रा वृत्तांत थी उसको अनुवाद कराया गया। राजा ने एक बंदे दिया कि भाई लिख, जो बोल रहा है ये लिख, और बता दुनिया को तूने दुनिया में क्या देखा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रांसवा बर्नियर। क्या देखेंगे? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांस का व्यक्ति था। क्या था? फ्रांस का व्यक्ति था और यात्री के तौर पर भारत में आया, यानी ये भी रोजगार के तलाश में था, यानी बेरोजगार था और रोजगार की तलाश में कहाँ पहुंच गया ये इंडिया पहुंचे। किसकी तरह? इब्न बतूता की तरह। ठीक है, अब इंडिया में आया तो कब आया ये मुगल के काल में आया। किस काल में आया? मुगल काल में 17वीं शताब्दी में इंडिया में एंटर मारता है। ठीक है, जो समय मुगल काल चल रहा था, क्या चल रहा था भाई? मुगल काल। ठीक है, जब मुगल काल चला 1526 से लेकर 1857 तक हम कह सकते हैं ना, 58 भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना।
इससे पहले हमने कौन सी काल चल रहा था इंडिया में, तो दिल्ली सल्तनत। क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत। वो कब से कब चला, 1206 से लेके 1526 तक चला, ठीक है। 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, उसमें जो आपका लोधी वंश का जो शासक था, ठीक है, इब्राहिम लोधी, वो हार जाता है, फिर मुगल डायनेस्टी इंडिया में एंटर मारता है 1526 में, ठीक है। उसके बाद ये कब तक चला, तो 1857 और 1858 तक, 1858 मान लो यहाँ तक चला, ठीक है। ये इंडिया में जब फ्रांसवा बर्नियर आता है तो 12 वर्ष तक रहा। कब तक रहा ये, 12 वर्ष तक रहा। ये कहाँ से आया था, फ्रांस से आया था। जो फ्रांसवा बर्नियर था, है ना, ये बंदा बहुत टैलेंटेड था, मल्टी टैलेंटेड था, है ना, ओवर स्मार्ट था। क्या था, ओवर स्मार्ट, यानी हर चीज के जानता था। ये एक डॉक्टर भी था, चिकित्सक था या डॉक्टर था। उसके बाद ये राजनीतिज्ञ था, यानी पॉलिटिक्स भी जानता था बढ़िया अच्छा खासा। उसके बाद ये दार्शनिक था। क्या था, दार्शनिक था, यानी लोग चीजों पर अपना विचार रखता कि समाज क्या है, दुनिया क्या है, अधिकार क्या है, न्याय क्या है, इस सब के बातों में ये बातें करता था। धर्म क्या है, धर्म के बाद क्या है, मरने से पहले क्या है, ये सब के बारे में अपनी बात रखता था। उसके बाद इतिहासकार था, यानी इतिहास भी जानता था बढ़िया, है ना, ये सब जानता था। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ, ठीक है, ये सब जानता था बंदा, फ्रांसवा बर्नियर। ये दारा सिकों का चिकित्सक था। क्या था, दारा सिकों का चिकित्सक था, मतलब उसका निजी डॉक्टर था। जो दारा सिकों है, शाहजहां का बेटा था। शाहजहां का बेटा जो था, तो दारा, जब शाहजहां जिंदा था, उसने बोला था कि दारा सिकों मेरे मरने के बाद क्या बनेगा, गद्दी पर बैठेगा। लेकिन युद्ध होता है औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में, औरंगजेब जीत जाता है और भारत का शासक बनता है, ठीक है। ये तो इसका जो दारा सिकों है ना, इसको थोड़ा ना हिंदू धर्म की तरफ ना झुकाव ज्यादा था। इसीलिए जो बीजेपी वाले लोग हैं ना, बीजेपी वाले मुगलों से तो नफरत करते हैं। किससे करते हैं, मुगलों से नफरत करते हैं, लेकिन दारा सिकों से काफी प्यार करते हैं। ये रामायण को, महाभारत को ये फारसी में अनुवाद कराया, ठीक है। जैसे महाभारत का इसने रजनामा में इसने अनुवाद कराया था। इसीलिए क्या करते हैं, भारत सरकार ने अभी लोगों को बोला है, लोगों को क्या, ASI को बोला है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला है कि आप लोग दारा सिकों को क्या करें, कब्र का पता लगाए कि इसकी कब्र कहाँ है, ठीक है। ये बहुत हिंदू धर्म के प्रति झुकाव था। उपनिषदों का इसने अनुवाद कराया, उपनिषद जो होते हैं ना हिंदू धर्म के, उसका अनुवाद कराया। तो ये हिंदू तरफ की तरफ इसकी झुकाव था, इसीलिए बीजेपी वाले इसको बहुत पसंद करते हैं ना, कहते हैं माशाल्लाह क्या चीज था ये, ठीक है। फिर आता है पूरब और पश्चिम की तुलना। पूरब मैंने समझाया था कल भी, आपने इंट्रोडक्शन वाले क्लास में देखा करो कि हम पूरे बुक में क्या पढ़ने वाले हैं, ताकि आपको चीजें ना बहुत आसान हो जाती है। जैसे मान लो पूरी दुनिया है, ये क्या बोलते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। अभी से काट दिया, इधर का हिस्सा पूरब हो गया, इधर का हिस्सा पश्चिम हो गया। अब यूरोप देखोगे ना, यहाँ पे पड़ता है, भारत यहाँ पर, तो भारत किधर है, पूरब की तरफ है, ये क्या है, पश्चिम की तरफ है। तो इसीलिए बोलते हैं पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति बोलते हैं। तो ये क्या करता था, तुलना करता था। और किससे करता था, यूरोप से, यानी यूरोप कहाँ है, पश्चिम में। भारत से देखोगे ना तो पश्चिम की तरफ पड़ता है, ठीक है। ये अपने वृत्तांत जो था लिखता था, जो लुई 15 को ये समर्पित करता था। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य था, वैसे ही वहाँ पे लुई वंश का शासन था। कहाँ पर, फ्रांस के अंदर शासन था। और जो भी लिखता था बोलता था जना पना, यानी माई बाप, ये आपको समर्पित है। माई बाप कौन था उस समय फ्रांस का, तो 15वां था लुई, 14 नहीं, 14 है भाई, ये 15 नहीं है, 14 है। ये क्या है, लुई 14 को उसने समर्पित किया, ठीक है। इसने यूरोप को अच्छा दिखाया, भारत को, यूरोप जो भारत है वो यूरोप से नीचा है, यूरोप से नीचा है। यूरोप को हमेशा इसने अच्छा दिखाया और भारत को नीचा दिखाया। सपोज करिए आप कहाँ के हैं, बिहार के होंगे, यूपी के होंगे, कहीं के भी हो सकते हैं। मान लीजिए आप बिहार के हैं, कहाँ के हैं, बिहार के, और कहाँ रहते हैं आप, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। अब कितना भी दिल्ली की तारीफ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप दिखाने का ये प्रयास करेंगे, देखो भाई दिल्ली से चीज़ों में अच्छा है, लेकिन बिहार भी तो बहुत अच्छा है। यानी आप किधर थोड़ा झुक जाएंगे, आप थोड़ा बिहार की तरफ झुक जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बेचारे कहाँ का था, फ्रांस का था, यूरोप का था। तो यूरोप का अल्टीमेटली कहाँ दिखाएगा, अच्छा दिखाने का प्रयास करेगा, ठीक है। बीजेपी वाले कितने भी बुरे हों, ठीक है, बीजेपी कुछ भी काम कर दे, कांग्रेस कुछ भी गलत काम कर दे, लेकिन बीजेपी वाले हमेशा ट्राई करेंगे कि हम, बीजेपी बहुत अच्छा है या कांग्रेस बहुत अच्छा है। आपने हंसुआ देखा है, जो क्या होता है, फसल काटने का काम आता है, हंसिया बोलते हैं, हंसुआ कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। ये उसका बेंत होता है पकड़ने वाला, इसमें दाने होते हैं। ये कितना भी कमजोर हो जाए, ये अपने तरफ ही खींचता है। तो इंसान कितना भी बुरा हो जाए, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को, अपने देश की रक्षा करने को सोचेगा। तो फ्रांसवा बर्नियर भी ऐसा करता था, ठीक है। इसकी जो वृत्तांत है, तो इसको मुद्रण हुआ, प्रिंटिंग हुआ 1670 के अंदर, इसकी प्रिंटिंग हुई। अगले 5 वर्षों में अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, इतावली बोलते, इटली में, इटली भाषा के अंदर जो वहाँ पे इतावली चलती है, इटली को इतावली भी बोलते हैं, वहाँ पर इसकी 5 बार मुद्रण हुआ। यानी इसकी प्रिंटिंग कितनी बार हो गई, 5 बार हो गए। बहुत फेमस किताब था। जैसे आजकल चेतन भगत है ना, वैसे ही उस जमाने में फ्रांसवा बर्नियर था, इसकी किताबें खूब बिकती थी मार्केट के अंदर।
समझ में आ गया। तो हमने पहले किसको देखा, अल-बिरूनी को देखा, फिर हमने रिहिला को देखा यानी इब्न बतूता को देखा, उसके बाद फ्रांसवा बर्रियर को देखा। फिर इन्होंने क्या क्या लिखा है भारत के बारे में वो अपन अगले चैप्टर नहीं पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 था। तो इससे पहले आप बुक को पढ़ें, वीडियो देखने से पहले बुक पढ़ें या फिर वीडियो देखने के बाद बुक पढ़ें, ठीक है, और चीज़ों को समझें और खुद भी नोट्स बनाएं, तभी ये चीज़ें काम को आएगी। और ना अन्यथा बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब आपका ना माध्यम हो सकता है, क्या हो सकता है, माध्यम, लेकिन माध्य कभी नहीं बन सकता। इसको बोलते हैं मीन्स एंड बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ना, मीन्स और एंड क्या होता है, तभी आपको समझ में आएगा। यूट्यूब एक माध्यम है, माध्य आपका कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप देखेंगे इसको।